पीडीएफ निकाल तब तक होमवर्क बोलिए, क्या डाउट है आपका? एक्सरसाइज 1 था, 1 to 20 ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद क्या डाउट्स आ रहे हैं आप ये बता दीजिए एक बार। लास्ट 82 84 देख लेते हैं, 82 84 ठीक है। 22 31 43 45 ठीक है। 43 एक्सरसाइज 1 42 21 36 33 39 85 45 एक मिनट क्या था, 43 लिख लिया, 41 लिख लिया। 45 के बाद क्या है, 41 25 33 31 लिखा हुआ है। 40 42 ठीक है। पीडीएफ लिख लेता हूँ। हाँ आज डाउट्स क्योंकि डाउट्स होते होते टाइम भी हो जाएगा इतने डाउट्स। 26 27 37 एक मिनट और भी है क्या, 58 65 52 इलस्ट्रेशंस में भी डाउट है। अच्छा एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे इसको, टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे। 66 नेटवर्क सही नहीं है, लग रहा है कि जाएगा नहीं। 21 जो डाउट है उसको अभी रह, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, टॉपलिंग वाला कॉन्सेप्ट तभी होगा शायद, है ना, इसको रहने दो। 22 टॉपलिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा। 50 51 तो फिर बचा क्या, देखो यहाँ पे क्या दिया, a man
can move on a horizontal plank supported symmetrically as shown. ये ऐसा है और ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ये ए है और ये बी है, मैन मूव कर रहा है और यहाँ से डिस्टेंस ले रहे हैं, यहीं से x इक्वल्स टू 0 देख लीजिए क्या दिया। ठीक है, the variation of normal reaction on support A with distance x of the man from the end of the plank. Okay, यहाँ से x लिया, यहाँ से ये x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे यहाँ से x लिया। तो आपको बताना है कि ये नॉर्मल रिएक्शन जो ये लगा रहा होगा सपोर्ट ए इस पे, उसका वेरिएशन x के साथ क्या होगा, उसका वेरिएशन ट्रायंगल इज 4 दिया हुआ है, 4 मीटर है। ठीक है, तो कोई नहीं, तो यहाँ से अभी क्या करते हैं, ये x डिस्टेंस पे है, तो आप क्या करो, कोई भी डिस्टेंस x आप कंसिडर कर, कोई भी डिस्टेंस आप x कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए मान यहाँ पे नहीं बना के मैं यहाँ पे बना देता हूँ और ये वाला डिस्टेंस x है, सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा कैसा लग रहा होगा, इस प्लैंक पे फोर्स की बात करें, देखो ये मैन जो है ये एक्सेलरेट तो इस डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब ये मैन इस पे जितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, मतलब जितना इस मान का यहाँ पे mg होगा उतना ही ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो जितना ये नॉर्मल लगाएगा उतना मान भी इस पे नॉर्मल लगाएगा। तो यहाँ पे ए वाले पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है Na, बी के सपोर्ट पे नॉर्मल लग रहा है Nb, और कहीं यहाँ पे मान है ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगा रहा होगा N, और N की वैल्यू हो जाएगी mg, इस N की वैल्यू क्या हो जाएगी mg, है ना। और ये प्लैंक का भी कुछ वेट दिया है क्या, प्लैंक का कुछ नहीं दिया हुआ है, प्लैंक के बारे में, प्लैंक का कुछ मान लेते, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा 6 है तो 3 मीटर पे होगा, है ना। तो इसका वेट मान लेते हैं W, इसका वेट मान लेते हैं W। ठीक है, मुझे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए x के साथ, तो x का फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मुझे किसका इक्वेशन चाहिए, Na एंड x का इक्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं टॉर्क किसके अबाउट फाइंड करूंगा, मुझे Na और x का इक्वेशन चाहिए, तो मैं टॉर्क किसके अबाउट फाइंड करूंगा, मैं उस पॉइंट के अबाउट फाइंड करूंगा जिसके अबाउट Nb का टॉर्क 0 हो जाएगा, ताकि ये इक्वेशन में नहीं, अगर इसके अबाउट फाइंड करूंगा तो ये इसका टॉर्क 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन में ये आएगा ही नहीं ना यार, बात आ रही है समझ में। तो फिर दो इक्वेशन लगाना पड़ेगा, दो इक्वेशन नहीं लगाना चाह रहा मैं, एक ही इक्वेशन। तो मैं इसके अबाउट फाइंड करूंगा तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, इक्वेशन में ये आएगा ही नहीं, इक्वेशन में W आएगा, mg आएगा, नॉर्मल आएगा, ये तीनों आएगा, ये और ये तो कांस्टेंट है, बात आ रही है समझ में। तो ये वाला कांस्टेंट, अब अपने को पता है कि ये पूरा 6 है तो ये 3 पे लग रहा होगा, ये 1 है तो ये लग रहा होगा कितने पे, 2 मीटर पे, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, ये पूरा डिस्टेंस 5 है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5 माइनस x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है अपने को 4 है ना। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क देखेंगे तो रेस्ट में है तो टॉर्क 0 होना चाहिए, है ना, बट बी पॉइंट के बाद टॉर्क देखेंगे, इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, देखो इन दोनों का जिस डायरेक्शन में आएगा इसका उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों फोर्स का ऐसा है अपवर्ड्स और इसका इनवर्ड्स, है ना, आउटवर्ड्स इन दोनों का और इसका इनवर्ड्स, मतलब इन दोनों का एंटी क्लॉकवाइज और इसका क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का देख लो पहले कितना आएगा, W इंटू 2, और इसका कितना आएगा प्लस n इंटू 5 माइनस एक्स, और इसका कितना आएगा माइनस Na इंटू 4, Na इंटू 4, ये वाला तो 0 है, रेस्ट में है तो ये क्या आ जाएगा 2W प्लस ये mg हो जाएगा, mg इंटू 5 माइनस एक्स माइनस 4Na, Na को इस साइड लाइए तो 4Na इक्वल्स टू क्या आ रहा है 2W
प्लस 5 mg माइनस mg x। तो Na की वैल्यू क्या दिखेगी, तो ये 2w प्लस 5 mg बाय 4 माइनस mg बाय 4 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ से ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो बेसिकली ये हो गया y इक्वल्स टू c माइनस स्लोप इंटू एक्स। स्लोप को m नॉट बोल दीजिए, y इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स का ग्राफ आएगा। इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो y इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स का ग्राफ आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये x है, ये na है, नेगेटिव स्लोप, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ऐसा है। नेगेटिव स्लोप, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा। आई बात समझ में, क्लियर है ये। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब कोई बोलता सर मैं इसके अबाउट फाइंड करने था, इसके अबाउट फाइंड करते तो एनबी का इक्वेशन आता, फिर एक और इक्वेशन लाना पड़ता आपको, ये रोटेट नहीं कर रहा है और मूव भी नहीं कर रहा है, तो टोटल फोर्स 0 हो जाता, तो वहां से आप फिर एनबी को रिप्लेस करते थे एनए के टर्म्स में, तो 2 इक्वेशन लाना पड़ता। तो ज्यादा बेटर है आप एनबी के यहाँ से ही टॉर्क ले लीजिए, इसका 0 आ जाएगा, तो सिर्फ इक्वेशन में एनए और एक्स दिखेगा, तो ऐसा आ जाएगा आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। एंड 27। 26 क्या है, टू यूनिफॉर्मली rod of equal length but different masses are rigidly joined to form an L-shaped body, which is then pivoted as shown. If in equilibrium, the body is in shown in figure, is in shown configuration ratio of m by m. ये ऐसा है, एक रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज है, ये एक रॉड है और एक ये रॉड है, ऐसा ही ड्रॉ कर देता हूँ। एल शेप का है, मतलब ये 90 डिग्री पे है ना। अच्छा, ये एंगल जो दिया हुआ है ये 30 डिग्री है, तो ये 60 हो जाएगा। इसका लेंथ सेम है, टू यूनिफॉर्म रॉड ऑफ इक्वल लेंथ, ये भी एल और ये भी एल, इसका भी मास एम, ये स्मॉल एम और ये। तो अगर इसका मतलब है ये अगर रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसके बहुत हिंज है, तो ये मूव तो नहीं कर सकता है ना। इसका कोई इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं होगा। ये क्या कर सकता था, रोटेट कर सकता था इस पॉइंट के अबाउट। तो बट अगर ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब अभी टॉर्क भी 0 आ जाएगा इसका। तो टॉर्क को 0 करना है इस पॉइंट के अबाउट, तो टॉर्क 0 करना है, तो देखिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, यहीं पे mg लग रहा होगा, ये mg है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे mg लग रहा होगा। अब इस mg को इस पॉइंट से परपेंडिकुलर बना दीजिए। परपेंडिकुलर बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, ये इस पे परपेंडिकुलर, mg को थोड़ा सा शिफ्ट किया, ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस l/2 और ये एंगल 30 डिग्री, ये 30 तो ये भी 30, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, l/2 sin 30 डिग्री। सिमिलरली इसको भी थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ से परपेंडिकुलर बना लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर दिखेगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री दिखेगा। ये वाला लेंथ आएगा l/2 sin 60, l/2 sin 60। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क और इसका टॉर्क, तो देखो ये इसका जो टॉर्क है क्लॉकवाइज है और इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O है, O को 0 कर दिया, तो इसका टॉर्क कितना आ रहा है mg, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2 sin 30, उतना नेगेटिव आ जाएगा, ये mg इंटू l/2 sin 60 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए gl/2 जाएगा, m sin 30 तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये m हो जाएगा √3/2। क्या, हाँ इसके परपेंडिकुलर बना दीजिए, इसके परपेंडिकुलर बना दीजिए, ये वाला है ना, ये लेंथ हो जाएगा l/2 और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, ये भी इसके परपेंडिकुलर बना दीजिए, वही हो जाएगा, कर सकते हैं। 2 से 2 जाएगा, तो आपको फाइंड करना था m/m, m/m का रेशियो जो आएगा √3 आएगा, m/m का जो रेशियो आएगा वो √3 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला गया, a right triangular plate ABC of mass m is free to rotate in the vertical
a plane about a fixed horizontal axis through A. It is supported by a string such that the side AB is horizontal. The reaction at the support A, ये ऐसा है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये ऐसा प्लेट है ना, रेक्टेंगुलर प्लेट और 90 डिग्री पे, एल 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 है और ये √2L है, ये क्या है √2L। यहां से ये ऐसा है, यहां से ये ऐसा है, ये एल है, ये एल है और ये √2L है। ये एल एल है, ये √2L है। दिया हुआ राइट ट्रायंगुलर प्लेट एबीसी ऑफ मास m, इसका मास क्या है m है, इसका मास m है, इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है, ऐसा है ना। अब ये बोल दिया उसने क्वेश्चन में क्या, इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू ए। अब देखो ये इसके अबाउट फिक्स्ड किया है, इसके अबाउट, तो इसके अबाउट अगर फिक्स्ड कर दिया है, पहले ये रोटेट कर सकता था, इसके अबाउट अभी फिक्स्ड कर दिया है, तो अभी ये बताइए यहाँ पे तो कुछ फोर्स लग रहा होगा ना यार, यहाँ पे कुछ फोर्स तो लग रहा होगा, तभी तो अभी रोटेट नहीं करेगा, वरना ये रोटेट करता, वरना ये रोटेट करता। तो देख लेते हैं रिएक्शन फोर्स कितना होगा। तो अब ये बताइए इसका जो mg है, ये L ये L है, इसका mg कहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंट्राइड पे, ठीक है, mg कहाँ पे लाई करेगा, सेंट्राइड पे, है ना। तो यहां से ये हो जाएगा mg, और यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, ऐसा रिएक्शन को R लिख देते, आर वाई मान, या एन वाई लिख सकते थे आप, रिएक्शन फोर्स। इस पॉइंट के अबाउट अब देखो, इस रोटेट तो नहीं कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क फाइंड करोगे, तो इसका जितना नेगेटिव टॉर्क आएगा, इसका उतना पॉजिटिव टॉर्क आ जाएगा। तो आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड से ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ना आपका, ये वाला डिस्टेंस सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड से ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर पाएंगे क्या, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, 2L/3, ये 12/3 रहेगा और ये L/3। तो अब इसके अबाउट अगर टॉर्क फाइंड करेंगे, तो इसका जो टॉर्क आएगा, इसका जो टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, इसका टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लिख देंगे, मान लेते हो टॉर्क अबाउट पॉइंट हो 0, ये हो जाएगा RY/L, ये माइनस हो जाएगा mg/2L/3। तो यहाँ से इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, RY की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2mg/3, RY की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2mg/3, है ना। RY की वैल्यू यहाँ से, और ये वाला कैसे फाइंड करेंगे, ये L दिया हुआ है, ऐसे समझ लेंगे। ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड जो है, हाँ एक, सेंट्रॉइड जो है वो क्या होता है, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, अरे आया ना। तो यहाँ से एक ऐसा बना दीजिए, ये वाला डिस्टेंस L/2 होएगा, ये वाला डिस्टेंस L/2 होएगा। एक यहाँ से ऐसा बना दीजिए, ये भी L/2 होएगा, ये वाला L/2 ये डिस्टेंस तो फाइंड कर पाएंगे ना यार, ये वाला डिस्टेंस या ये डिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हैं ना, कोई एक डिस्टेंस फाइंड करना, ऐसा। तो ये डिस्टेंस आप फाइंड कर लीजिए, ये एंगल ये एंगल अपने को पता है, ये नहीं आ जाएगा, आ जाएगा 2L/3 पे होएगा, ठीक है। तो यहाँ से RY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2mg/3 हो जाएगी।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 27। देखो एक बार जब पूछा जाए ना तो उस टाइम पे बता दीजिए क्या डाउट्स है। 25th तो मैं वैसे भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे इससे टफ क्वेश्चन लेक्चर में कराया है, ठीक है। इससे टफ है, वहां पे दोनों दोनों कराया है। यहाँ पे फ्रिक्शन सिर्फ यहाँ पे है, वहां पे फ्रिक्शन यहाँ पे भी कंसिडर किया था और सॉल्व किया है क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों पे फ्रिक्शन था, यहाँ पे तो सिर्फ यहीं पे फ्रिक्शन, यहाँ पे तो स्मूथ सरफेस है। मैंने जो क्वेश्चन कराया आपको लेक्चर में वो यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन है। देखिए एक बार रॉड होगा और वो वैसा है, ठीक है। एक बार आप खुद से देखिए, मैंने सॉल्व कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। 30th भी है क्या? नहीं, 31st। 31st क्वेश्चन जो है ये इसी बार जेई एडवांस में भी डिट्टो क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में। फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्स्टिकल सो दैट द स्फीयर कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। डिट्टो सेम क्वेश्चन था, स्टेटमेंट को उसने सिर्फ चेंज कर दिया था, बाकी क्वेश्चन सेम था। इस बार आया था जेई एडवांस में ये क्वेश्चन, मतलब 2020 में। ये वाला डिस्टेंस h है, ये थीटा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे है, क्वेश्चन में क्या बोला, क्या फाइंड करना था आपको? हाइट, मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्स्टिकल, h की वैल्यू फाइंड। अब ये यहाँ पे है ऐसा, ये इसको ये इसको टच कर रहा है कुछ, सही से बना लो यार। ऐसा बना दिया कि अभी ड्रॉ ही नहीं होगा। रुको ऐसा कर देते हैं, थोड़ा इसको यहाँ से लेते हैं, ठीक है। और ये एंगल थीटा ले लेते हैं, इसको हटा दो, ज्यादा बेटर है दूसरा ही बना। 31st, ये ऐसा है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, वर्टिकल में क्यों ड्रॉ किया वो बताऊंगा। ये ऐसा है और ये ऐसा है ना, ये ऐसा है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ऐसा रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये रोटेट भी करता, मिनिमम बताना है आपको, मिनिमम है ना। तो अगर आप यहाँ पे ये रोटेट भी करता, ये रोटेट भी करता, तो किसके वॉट रोटेट करता? इसके वॉट रोटेट करता, किसके वॉट रोटेट करता? तो इसके वॉट रोटेट करता, है ना। ये इसके वॉट ऐसा रोटेट कर जाता, तो इसके वॉट रोटेट करता। अब ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा ये बताओ, अगर इसके वॉट रोटेट करता तो इसको कौन सा फोर्स, किस फोर्स का टॉर्क आता जो रोटेट करा सकता था? किसका फोर्स आता जो इसको रोटेट कराता? नॉर्मल रोटेट कराता इसको, mg ना। mg रोटेट कराएगा ना, नॉर्मल कैसे रोटेट कराएगा? mg की वजह से, इस mg का जो टॉर्क आता है ना ऐसा, उस mg की वजह से ये रोटेट, है ना। तो अभी क्या होगा, रोटेट नहीं कर रहा है। रोटेट नहीं करने का मतलब ये हुआ, अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि इसका जो mg है ना, mg सी पॉइंट से पास, यही इसका कॉन्सेप्ट। ये रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये mg इसी पॉइंट से पास हो। मिनिमम हाइट पूछा है, नहीं तो अगर इस साइड से भी आता ना, मान लो mg को इस साइड से पास करा देते तो भी रोटेट नहीं करता, इसका टॉर्क ऐसा आता, ये इस साइड रोटेट ही नहीं कर पाता। mg अगर इस साइड आ जाता तब रोटेट करता, तो उसके इसमें h की वैल्यू मैक्सिमम वाली आ जाती। मिनिमम चाहिए तो mg ऐसा जाएगा, इसी पॉइंट से जा रहा है, रोटेट नहीं करेगा अभी, अभी ये रोटेट नहीं करेगा। बात आई कुछ समझ में? नहीं आया ना?
अभी ये रोटेट नहीं कर रहा है, तो अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, टॉर्क फाइंड कर लेंगे। अब क्या करेंगे, टॉर्क फाइंड करेंगे। टॉर्क क्या, ये तो आई थिंक डायरेक्टली भी आ जाना चाहिए। ये अभी अगर यही कॉन्सेप्ट है कि ये इससे पास होगा, इससे पास होगा तो रोटेट नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये एच है तो डायरेक्टली आ जाएगा, ये एच है ना, ये एच है तो ये तो आर है। तो यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये वाली वैल्यू भी एच हो जाएगी, है ना, ये वाली वैल्यू भी एच हो जाएगी। अब मैं एंगल को फाइंड कर लेता हूँ। एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये ऐसा है, थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसा है, ये इस साइड है, ये एच है और ये आर माइनस एच है, ये वाली वैल्यू आर है। अब थीटा से रिलेट कीजिए, तो लाइन है और यहाँ से जो एक लाइन जाती, ये अगर डायरेक्ट ऐसे जाती तो ये ऐसा रहती है ना, ये ऐसा स्ट्रेट बना, ये थीटा है, ये 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये एंगल 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, r माइनस एच बाई आर हो जाएगा। ये हो जाएगा r cos थीटा इक्वल्स टू r माइनस एच। तो इस h की वैल्यू इस साइड है, ये हो जाएगा r माइनस आर cos थीटा। तो आंसर आपका हो जाएगा h इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस cos। हो गया क्वेश्चन, इतना ही था जी एडवांस का ये क्वेश्चन है 2020। तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि एम जी किससे पास होना चाहिए, इसी पॉइंट से। अगर एम जी इससे पास होगा तो इसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो अब रिलेट कर लो डायमेंशन को, ये एच है तो ये एच हो जाएगा, तो ये वाला डिस्टेंस आर माइनस एच होगा, ये आर माइनस एच, ये आर, एंगल देख लीजिए, लगा दिया cos थीटा आर माइनस एच बाई आर, तो एच की वैल्यू हो जाएगी आर इंटू 1 माइनस cos थीटा आर माइनस। ये क्वेश्चन नंबर 31, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। एच मैक्सिमम पूछा जाता तो आंसर डायरेक्टली नहीं कर पाते, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता था। इतना भी नहीं, एक ही लाइन का सॉल्यूशन है, तुम ये तो अपन इतना कर रहे हैं, यहीं पे नहीं लिख सकते थे, ये आर है तो ये आर cos थीटा हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते ना, आर माइनस एच इक्वल्स टू आर cos। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये तो अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं अपन, इतना डायरेक्ट ये से आर, ये वाला टेस्ट नॉर्मल क्या बोल रहे हो, नॉर्मल का टॉर्क, ये वाला इसका टॉर्क, ये बताओ ऐसा, इसको यहाँ पे ऐसा रख दिया, ठीक है, एक बॉडी को ऐसा रख। अब ये बताओ इसके रोटेट होने की, ऐसा है यहाँ से ऐसा, ये ऐसा साइड में थोड़ा ऐसा रख देता हूँ आपको समझ में। अब तो इसके रोटेट होने की प्रोबेबिलिटी किसकी वजह से है, अब ये बताओ। नॉर्मल यहाँ पे भी लग रहा है, रोटेट करा रहा है क्या, यहाँ पे भी लग रहा है रोटेट करा रहा है क्या, यहाँ पे भी लग रहा है रोटेट, नॉर्मल करा था तो यहाँ पे भी करा था, यहाँ पे भी करा था, यहाँ पे भी करा था। बट देखो जैसे इसका सेंटर ऑफ मास बाहर जाएगा इस लाइन के, देखो ये सब यही सब, ये ऐसा है, अभी कुछ नहीं होगा, अभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसी पे, सेंटर ऑफ मास जैसे बाहर गया मतलब mg बाहर आ गया, मतलब टॉर्क आ जाएगा उसके वो, जैसे सेंटर ऑफ मास बाहर जाएगा, ऐसा है, ऐसा समझो, साइड से दिखा रहा हूं मैं, इसका ये ऐसा था ऊपर, ऐसा था, है ना, ऐसा। अभी ऐसा था तो भी बाहर, तो भी ये नहीं रोटेट कर रहा था, तभी जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, अभी भी रोटेट नहीं करेगा, जैसे थोड़ा सा शिफ्ट करोगे इसके अबाउट mg का कुछ डिस्टेंस आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, रोटेट करा देगा, क्या करा देगा, रोटेट करा देगा, है ना, ये रोटेट करा देगा। क्वेश्चन नंबर 33, a smooth rod of length L, smooth rod of length L kept inside a trolley at an angle theta, as shown in the figure. What should be the acceleration A of the trolley so that the rod remains in equilibrium with respect to it? ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, रॉड ऐसा है,
ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ये से, ठीक है। अब ये बताइए इक्विलिब्रियम में है, अगर ये स्मूथ सरफेस है तो ये क्या कर जाना चाहिए इसको, ये इसका सबसे पहले अगर मैं वीडियो ड्रॉ करता क्या आता, mg आता है ना, यहाँ पे mg आता। अब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे ma आता। दूसरा यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा ये वाला, और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगा ये वाला n2। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क जीरो होगा। नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होगा जीरो, तो नेट फोर्स जीरो कर देते हैं तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल्स टू ma एंड n1 इक्वल्स टू mg। इक्विलिब्रियम का ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो एंड नेट टॉर्क जीरो। तो किसी एक के अबाउट टॉर्क फाइंड कर लीजिए, इसके अबाउट टॉर्क फाइंड कर लेते हैं अपन, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो या तो परपेंडिकुलर बना दो, या तो आप परपेंडिकुलर बना दो, या तो फिर एंगल देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से ये n2 है, ये आपका इस साइड n2 है, तो पहले ऐसा बना देता हूँ मैं। यहाँ पे आपका ma है तो इसको आप ऐसा बना दो, यहाँ पे आपका mg है तो आप इसको ऐसा बना दो। तो इस n2 पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, इस ma पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, ये mg पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इसी के अबाउट अगर टॉर्क, इसके अबाउट टॉर्क लूंगा ना, सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, ये टॉर्क लूंगा ना, तो ये वाला टर्म का टॉर्क जीरो आ जाएगा, इसका और इसका टॉर्क आएगा, फिर से इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ज्यादा बेटर है आप इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करो ना, ये आ जाएगा इक्वेशन में, ये आएगा, इसको पुट कर देंगे हमें, है ना, कर तो सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना l/2, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ये l/2, तो ये डिस्टेंस l/2 cos थीटा, और ये l/2, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये भी थीटा। ऐसे समझो, ये इतना समझ में आया क्या कि इस पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये कांटेक्ट में नॉर्मल लगेगा, इस साइड नॉर्मल लगेगा, ये इस साइड एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स इस साइड लगेगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड वुड बी जीरो एंड नेट टॉर्क वुड बी जीरो, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट वुड बी जीरो। तो टॉर्क अब फाइंड करना है, नेट फोर्स को जीरो कर दिया, mg इक्वल्स टू n2 इक्वल्स टू ma, है ना, ये ma लिखा है, और ये mg। तो अब यहाँ से देखिए इसके बाद टॉर्क फाइंड करना है, तो आप क्या करो, r और mg को परपेंडिकुलर बना लो ना, उससे इजी हो जाता है, मतलब दिखने में इजी लगेगा, कोई थीटा बीटा का टेंशन नहीं रहेगा। डायरेक्टली पहले ही भी आप थीटा मतलब लेंथ फाइंड करोगे, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे, उसमें cos थीटा sin थीटा जो आना आ जाएगा, तो टेंशन नहीं रहेगा बाकी। तो देखो ये mg है, इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो mg और ये वाला r परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ma है थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा l/2 sin थीटा, l/2 sin थीटा। और ये n है तो ये वाला डिस्टेंस कितना है अपने को, ये l है, ये थीटा है, तो ये l sin थीटा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट है, ये भी जीरो आ जाएगा। तो इस पॉइंट के बाद टॉर्क फाइंड करो, देखो mg इस साइड है, r इस साइड है, r को थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, mg को इस साइड। r क्रॉस f कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो mg इंटू l/2 cos थीटा। इसका देख लीजिए, तो ये r है, ये ma है, r को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए ऐसा, ma ऐसा, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ma इंटू l/2 sin थीटा। इसका टॉर्क ले लीजिए, ये r है और ये फोर्स है, फोर्स को थोड़ा सा इस साइड, r को इस साइड, r और f क्लॉकवाइज आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये सब आना चाहिए, कैसे शिफ्ट कर रहा हूँ बताया मैंने, इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। n2 की वैल्यू सिर्फ पुट करना है इसमें, l l l कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा mg cos थीटा/2 प्लस ma sin थीटा/2, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका sin थीटा, और ये n2 की वैल्यू क्या है, ma इक्वल्स टू जीरो, तो m भी जाएगा, ए वाले टर्म को एक साथ, तो g cos थीटा/2 इस साइड, a sin थीटा माइनस है a sin थीटा/2, sin थीटा ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, g cos थीटा/2 इक्वल्स टू a sin थीटा/2, 2 से 2 गया,
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी कॉट थीटा। ए की वैल्यू क्या हो गई, जी कॉट थीटा। जी कॉट थीटा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी कॉट थीटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। बिल्कुल देखो एक एक स्टेप, ऐसा नहीं कि आपको ये पता नहीं। एफबीडी बनाओगे, इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, नेट फोर्स जीरो करोगे, नेट टॉर्क जीरो करोगे, आपको खुद से आंसर आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36, क्वेश्चन नंबर 36। A uniform rod of mass and length L is hinged at its end is released from rest when it is horizontal position. And at it released from rest when it is the normal reaction at the end when rod becomes vertical. अरे ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। इसको तो सॉल्व करा है, यहाँ से इसको क्या किया, यहाँ से इसको रोटेट करा दिया, है ना। अब ये वर्टिकल हो गया, लेक्चर में कराया है ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। क्लास नोट्स नहीं देखते हो इसका मतलब तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो। ये ऐसा है, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसका ओमेगा आ जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले लगा देंगे। तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट किया है, L/2, है ना। तो वर्क डन बाय ऑल, नहीं तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दीजिए। वर्क डन बाय ग्रेविटी एक ही फोर्स है, इसका वर्क डन यहाँ पे जो हिंज फोर्स लग रहा होगा उसका कोई वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो ये कितना जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियली तो जीरो था, यहाँ पे तो ओमेगा जीरो था, तो ये कितना आ रहा है, mg/L/2 इक्वल्स टू हाफ ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर ml, 2 से 2 जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3g/L, ओमेगा आ जाएगा आपका √3g/L, ओमेगा आ गया √3g/L। अब यहाँ पे आपको बताया है कि जब भी ओमेगा आता है, जब भी बॉडी रोटेट कर रहा होता है तो उसमें दो एक्सेलरेशन होता है, एक होता है सेंट्रिपेटल, एक होता है टेंजेंशियल। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इसकी वजह से आता है, तो अब ये रॉड है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा की वजह से आएगा। तो पहले अल्फा होगा या नहीं होगा वो चेक करना पड़ेगा। ये mg है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है ry, तो इसके अबाउट अगर आप टॉर्क फाइंड करेंगे तो टॉर्क जीरो है, ये इसी से पास हो रहा है, ये भी इसी से पास हो रहा है, टॉर्क जीरो है, तो इसका मतलब अल्फा जीरो हो जाएगा। अल्फा जीरो होने का मतलब 80 जीरो हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास का, तो सिर्फ AC आएगा, और AC की वैल्यू जो कि ओमेगा स्क्वायर L/2, तो 3g/L इंटू L/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3g/2। मतलब अभी जो सेंटर ऑफ मास रहा होगा उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 जीरो है, ये एक्सेलरेशन इस साइड आएगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा रोटेट कर रहा है, ये आएगा AC कितना 3g/2। यहाँ पे लग रहा है एक mg, अब इस पे mg इस साइड है, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है रॉड का, इसका मतलब रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, तो आप क्या लिखोगे, ry माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू AC। तो ry की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg प्लस m इंटू 3g/2, आंसर कितना आ जाएगा 5 mg/2। क्लास नोट्स, टॉर्क के बाद मुझे लग रहा है पहला क्वेश्चन यही बताया था, जब टॉर्क पढ़ाने के बाद यही स्टार्ट किया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, एक बार क्लास नोट्स देखिए, रिवाइज कीजिए, क्लास नोट्स में है क्वेश्चन आपके कुछ। क्वेश्चन नंबर 37, 37 क्या दिया हुआ, रॉड इज हिंज्ड एट इट्स सेंटर and rotated by applying a constant torque starting from rest. The power developed by this external torque as a function of time. सेंटर के अबाउट हिंज, सेंटर के अबाउट क्या कर दिया, हिंज कर दिया, इसको रेस्ट से एक्सेलरेट करा रहे हैं। किससे एक्सेलरेट करा रहे हैं, रेस्ट से। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट होती है कि रेस्ट से जब एक्सेलरेट करा रहे हैं तो क्या होएगा, है ना। तो अब ये बताओ, अगर ये रोटेट करा रहे किसी भी डायरेक्शन में, या तो ऐसा रोटेट करा दीजिए या ऐसा रोटेट करा दीजिए, कैसे भी आप रोटेट करा रहे हैं, टॉर्क लगा रहे हैं आप, तो टॉर्क की वजह से ये ऐसा रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क को आप क्या लिखेंगे, आई अल्फा। टॉर्क क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। अब मुझे ये बताइए, अगर टॉर्क कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा,
तो ये अगर कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब अल्फा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अरे आया ना, ये तो गिवन है ना यार, ये गिवन है, ये कांस्टेंट अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट गिवन AOR, तो अल्फा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो अभी अपने को चाहिए पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। तो P इंस्टेंटेनियस क्या होता है, टाउ ओमेगा। अच्छा, जिस डायरेक्शन में टाउ होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो जिस डायरेक्शन में अल्फा होगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा। तो डायरेक्टली टाउ डॉट ओमेगा लिखने से ज्यादा बेटर है टाउ ओमेगा लिख दो, नहीं तो cos 0 लिख देना। अरे जिस डायरेक्शन में रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा होना है हमेशा, और जिस डायरेक्शन में अल्फा होगा यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा। तो इसीलिए टाउ डॉट ओमेगा, तो टाउ ओमेगा क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये कितना आएगा, टाउ, ये तो 0 है, अल्फा टी हो जाएगा, तो टाउ अल्फा टी ये कांस्टेंट है। तो पी इंस्टेंटेनियस क्या आ गया, सम कांस्टेंट इनटू टी। मतलब इसका ग्राफ जो आना चाहिए स्ट्रेट लाइन आ जाना चाहिए, है ना, और पास ऐसा आना चाहिए ग्राफ, इसका जो ग्राफ आना चाहिए ये ऐसा आना चाहिए। आई बात समझ में कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। कुछ कर रहे हैं, सिंपल सिंपल तो दिख रहा है मुझे अभी। 39 में क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ फ्लाई व्हील हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया हुआ है, 0.4 kg मीटर स्क्वायर, डिक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 30। ओके, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 30 है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम है 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ तक में, तो 2 सेकेंड। एवरेज टॉर्क फाइंड करना। अब ये बताओ टॉर्क क्या होता है, dl/dt होता है, ये तो इंस्टेंटेनियस होगा। तो एवरेज टॉर्क क्या लिखोगे, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, है ना। अब देखो इसके ऑप्शन में कोई नेगेटिव है नहीं, वैसे आपको दिख रहा है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल नेगेटिव आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, इसका वैल्यू फाइंड, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मॉड लगा दीजिए। तो एल फाइनल 20 - 10, ये 20 - 30, ये 2 हो जाएगा। ये आएगा तो कुछ काम ही नहीं है यार, यहाँ पे डेल्टा एल बाई डेल्टा टी से हो जाएगा ये, है ना, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी से आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा फिर, 5 न्यूटन मीटर, है ना, 5 न्यूटन मीटर है। आई बात समझ में कुछ, आंसर ये आ जाएगा इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आई का कोई यूज इसमें नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40th। क्वेश्चन नंबर 40th, for the pivoted cylinder rod of length L is shown in figure, the angular velocity of as the bar reaches the vertical position after being released in horizontal position। क्या हो जाएगा, ये आना चाहिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके अबाउट हिंज कर दिया, अभी ये ऐसा हो गया। यस, आपको बताया है कि जब भी पोजीशन चेंज करता है आपको एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखना पड़ेगा आपको, है ना। ये L बाई कितना है, ये 3L/4 है, ये L/4, ठीक है। किसी एक को रेफरेंस मान लीजिए, किसी एक को रेफरेंस मान लीजिए, ठीक है, और रेफरेंस, किसी एक को रेफरेंस कंसिडर कर लीजिए और फिर उससे आंसर करेंगे अपन, ठीक है। नहीं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और दूसरा कुछ है नहीं। तो इसका सेंटर ऑफ मास L/4 पे होएगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास, अभी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया, ये L/4 है तो ये भी L/4। तो बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया है, तो L/4 मूव किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में L/4 मूव किया है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। अभी यहाँ पे आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो आप क्या लगाओगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
है ना। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू के फाइनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनिशियली तो 0 है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना रहा है, mg L/4, mg L/4 ही आया, इसका सेंटर ऑफ मास हाफ आई। अब देखो आई कैसे फाइंड करना पड़ेगा, ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये वाला डिस्टेंस L/4 है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, सेंटर मास के अबाउट होता है mL/12, है ना, प्लस ये आ जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहाँ पे ऐसा और एक एक्सिस यहाँ पे ऐसा पैरेलल आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, mL/4 का स्क्वायर, mL/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका mg L/4 इक्वल्स टू हाफ mL/12 प्लस mL/16 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा mg L/4 इक्वल्स टू हाफ, और ये आ जाएगा आपका 16 30 48 आएगा, है ना। तो 4 mL² प्लस 3 mL² इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो 4 से 12 टाइम्स में जाएगा, तो 24 mgl इक्वल्स टू 7 mL² इंटू ओमेगा स्क्वायर, ml। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24g/7l। हाँ, सी आंसर आ जाएगा 24g/7। तो ये आपका आ गया 48। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 41st 42nd 43rd 44th। 41st देख लेते हैं। 41st क्या बोला, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m कैन रोटेट फ्रीली अबाउट its own axis which is horizontal. A particle of mass m not hangs from the air or uniform cylinder horizontal, ठीक है। particle of mass m not hangs from the end of a light string wound round the cylinder which does not slip over it when the system is allowed to move the acceleration of descending mass। आना चाहिए। ये कैसा है, पहले ऐसे समझ लीजिए, ये है कैसा, ये ऐसा रहा होगा, रोटेट कर रहा है ये, मान लीजिए ये फ्रीली रोटेट, मान लीजिए एक एक्सिस है ऐसा बना दिया और इसको फिक्स्ड कर दिया इस एक्सिस, ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग है ऐसी, और इससे एक मास कनेक्टेड है ऐसा, है ना। इसका मास m है और इसका जो मास गिवन है m0, ठीक है। एक पेन चेंज कर, तो इसका मास m0 है, तो अब आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। अब ये बताओ सबसे पहले, ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट जब कर रहा है तो इसका मोशन आइडेंटिफाई कीजिए, इसका कैसा मोशन होगा, m0 का मोशन कैसा है, लीनियर m0 का मोशन कैसा होगा ये बताओ। अरे कैसा मोशन है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा ना यार, यस सर, लीनियर। ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल। और ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, इसका मोशन कैसा है, रोटेशनल। तो इसके लिए किसका इक्वेशन आएगा और इसके लिए किसका इक्वेशन आएगा, इसके लिए किसका इक्वेशन आएगा, फोर्स का, इसके लिए किसका इक्वेशन आएगा, टॉर्क का। अब देखो ये मान लीजिए एक्सेलरेशन स्ट्रिंग इस साइड ए से आ रही है, तो ये अगर अल्फा से रोटेट कर रहा होगा, अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा होगा, तो इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन इस साइड क्या होगा, अल्फा आर, साइड ए से आ रहा है ना, तो इक्वल्स टू अल्फा आर। अब इसका एफबीडी बना लेते हैं, टेंशन टी m0, टेंशन टी m0 g, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो m0 g माइनस टी इक्वल्स टू m0 a। हाँ, इसी टाइप का क्वेश्चन किया है, वही कोई नहीं। इक्वेशन 1, इक्वेशन दूसरा इसका, इसको सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्टली ऐसे देख के सॉल्व मत करना, साइड से देखना, साइड से तो समझ में आएगा टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, कैसा लग रहा होगा। साइड व्यू इसका बताया आपको, साइड व्यू से सॉल्व करना है। साइड व्यू कैसा होगा इसका, ये ऐसा दिखेगा आपको,
इससे एक्सेस से पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी टेंशन ये एक्सेस से पास हो रहा है ना, इसका mg यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे टेंशन भी इस डायरेक्शन, और ये ऐसा रोटेट कर रहा है अल्फा से, तो सिर्फ किसका टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क आएगा। तो टॉर्क ओ के अबाउट कितना आएगा, टॉर्क अबाउट ओ इज टी इंटू आर, आर टी, ये क्या होता है आई अल्फा इक्वल्स टू टी इंटू आर, ये डिस्क है तो इसका कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई टू। अल्फा को क्या लिखोगे, ए बाई आर इक्वल्स टू टी इंटू आर, आर से एक आर जाएगा, ये आर से ये आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या गया एम ए बाई टू इक्वल्स टू टी आ गया, इक्वेशन 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, एम नॉट जी माइनस एम ए बाई टू इक्वल्स टू एम नॉट ए, टी की वैल्यू को पुट कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एम नॉट जी इक्वल्स टू एम नॉट ए प्लस एम ए बाई टू, तो एम नॉट जी इक्वल्स टू 2 एम नॉट ए प्लस एम ए बाई टू, ये सेट लाइए, तो क्या आ जाएगा 2 एम नॉट जी इक्वल्स टू 2 एम नॉट प्लस एम इंटू ए, therefore acceleration would be what, 2 m naught g by m naught 2 m naught plus m, आ गया आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन किया है, सेट ऑफ क्वेश्चन किया है लेक्चर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41, 42 भी है, देख लेते क्या है 42। A uniform rod of length L hinged at its lower end is free to rotate in vertical plane. If the rod is held vertically in the beginning and then released, the angular acceleration of the rod when it makes an angle of 45 degree with horizontal. पहले कैसा था, ऐसा था, इसके what hinged, अभी कितना डिग्री, ये रेस्ट में था ना पहले, vertically in the beginning and released, release का मतलब रेस्ट से रिलीज किया, the angular acceleration of the rod मतलब अल्फा when it makes an angle 45 degree with horizontal, अभी ऐसा हो गया, ये एंगल 45 डिग्री हो गया। एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, तो इस पे एक ही फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे mg, एक फोर्स यहाँ पे भी लग रहा होगा, बट इसके वॉट मुझे टॉर्क ही फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके वॉट रोटेट कर रहा है ऐसा, तो अल्फा मान लेते हैं, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो 0 हो जाएगा। तो mg थोड़ा सा शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखेगा इस mg पे, तो ये सेंटर ऑफ मास L/2, तो L/2 cos 45 हो जाएगा। तो इसके बाद टॉर्क कितना आ रहा है, टॉर्क आ रहा है आपका, टॉर्क अबाउट 0.0 इज L/2 cos 45 इंटू mg, टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, ये हो जाएगा mg L बाय ये 1/√2, तो 2√2 हो गया, और आई की वैल्यू कितनी हो गई ml²/3, अल्फा इक्वल्स टू mg L/2, ml अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3g/2√2l, 3g/2√2l, ये हो गया आंसर, 3g/2√2l, यही आंसर है, सिंपल। बोलो क्या इसमें कुछ फाइंड करना है, रिवाइज कीजिए थोड़ा सही से एक बार, है ना, रिवाइज कीजिएगा ना क्लास नोट्स को, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे ही होंगे, कैसे फाइंड करना है, क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 9, 43 देख लेते हैं। A block of mass m is attached to a pulley of a disc of mass m and radius r by means of a slack string as shown. The pulley is hinged about its center, मतलब रोटेट करेगा वो on a horizontal table and the block is projected with an initial velocity 5 meter per second. Its velocity when the string becomes taut. Yes sir. इस पॉइंट के बहुत हिंज है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, पहले स्ट्रिंग क्या थी स्लैक, ऐसे, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ अगर इसको क्या कर रहे हैं अपन, पुल कर रहे हैं, अगर इसको पुल कर रहे हैं तो अभी क्या होगा, इसकी वेलोसिटी फाइंड करके, इसका मास भी कुछ गिवन है, इसका कुछ मास गिवन है क्या, मास तो होना चाहिए ना कुछ, विदाउट मास कैसे आएगा, ब्लॉक ऑफ मास है, ब्लॉक है, ब्लॉक वही ना, ये तो फिर सॉल्व करना तो टफ हो जाता।
पुली का मास इतना, डिस्क ऑफ इक्वल मास, इसका भी मास। अभी बताओ, अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, अभी लग भी रहा होगा तो एक mg लग रहा होगा, यहाँ पे भी mg लग रहा होगा। ये बताओ, अगर पहले ऐसा था, अभी ये ऐसा हो गया है, तो आप ये बताओ इसकी वेलोसिटी को v मान, कोई टॉर्क लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है यहाँ पे, एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, कोई एक्सटर्नल एजेंट आके टॉर्क लगा रहा है? नहीं ना। जब एक्सटर्नल एजेंट कोई टॉर्क लगा ही नहीं रहा है, तो कोई एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज होगा? अरे हाँ या ना। तो अभी ये वाली स्ट्रिंग v से जा रही है, तो इसका ये वाला एंड कितने से रोटेट कर रहा होगा? तो रोटेट करने की वजह से इसकी वेलोसिटी भी v हो जाएगी। आप v को लिख सकते हैं, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर, क्योंकि ये v से गया तो v इक्वल्स टू, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ओमेगा इंटू आर, क्योंकि ये तो रोटेट ही करेगा सिर्फ। तो सिर्फ अगर ये रोटेट कर रहा होगा ओमेगा से, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको बताई है v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो जितनी इसकी वेलोसिटी होगी उतने से ही आगे जाएगा। तो इस पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा लेते हैं, तो एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इसकी वजह से आएगा, कितना आएगा, एमवीआर हो जाएगा, एमवीआर फाइनल कितना आएगा, तो एमवीआर, और सॉरी एम आर लिख दो, वी तो 5 है, और फाइनल ये भी आएगा, ये रोटेट भी कर रहा है, तो देखो ये इसकी वजह से क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये आई सी एम इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब आर कैंसिल होना चाहिए, फिर एम आर इक्वल्स टू एम वी आर प्लस डिस्क है, इसके वॉट रोटेट कर रहा है, तो एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू, ओमेगा की वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, वी बाई आर, वी बाई आर, ये आर गया तो आर कैंसिल आउट होगा, एम आर एम आर एम आर कैंसिल, तो 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी प्लस वी बाई टू, तो यहाँ से 5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 3v बाई टू, तो 10 इक्वल्स टू 3v, तो देयरफॉर v इक्वल्स टू 10 बाय 3 मीटर सेकेंड, 10 बाय 3 मीटर सेकेंड। सही बात समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या दिया हुआ है, स्मॉल ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड टू लाइट स्ट्रिंग व्हिच passes through a small object is attached to a light string which passes through a hollow tube. The tube is held by one hand and the string by the other. The tube is held by one hand, small object. क्या बोलना चाह रहा है ये? Tube is held by a small object is attached to a light string, ठीक है, which passes hollow tube, ऐसा ट्यूब बना दिया मान लो, इस टाइप का hollow tube से पास हो रहा है। The tube is held by one end and the other end and the string by other end. The object is set in rotation in a circle of radius r1. The string is pulled down, shortened by radius r. पहले कितना था, r1 रेडियस था, ऐसे रिलेट कर लो, अभी r2। The ratio of the new kinetic energy to the original है ना, तो फाइनल अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी क्या होएगा, पहले फॉर्मूला लिख लो, हाफ आई रोटेशन है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ आई से मल्टीप्लाई करो, आई से डिवाइड कर दो, तो ये ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2 आई, एल स्क्वायर बाय 2 आई। अब देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मतलब एल कांस्टेंट रहेगा, एल कांस्टेंट रहेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे इसको, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यही चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका m1 r2 स्क्वायर अपॉन m1 r1 स्क्वायर, आंसर हो जाएगा r2 बाय r1 स्टेप्स।
इनवर्सली है ना, तो R1/R2 इनवर्सली R1/R2। 42 हो गया, 45 हो गया, नेक्स्ट है आपका 50, 51, 50 एंड 51, 50 दिया था क्वेश्चन में। 50 देख लीजिए क्या है, 50th, two particles of mass m each are fixed at the opposite end of a massless rod of length 5 meter which is oriented in vertically. Two particles of mass m each are fixed at the opposite end of a massless rod of length 5 meter which is oriented vertically on a smooth horizontal surface. ये ऐसा है, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, इसका कोई मास नहीं है ना, ऐसा है। Horizontal surface and released. Find the displacement of the lower mass on the ground when the rod makes an angle 37 degree with the vertical. तो आपको ऐसा बताया कि अगर ये ऐसा है, रॉड ऐसा होता था, रॉड ऐसा होता था, तो अगर ये इस साइड भी आएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। याद है ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये यहाँ पे ऐसा है, ये ऐसा हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहीं पे रहेगा, मतलब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, बस इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, मतलब ये वाला डिस्टेंस L/2 रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस L/2। इसका मतलब ये नहीं कि ये L/2 है और ये L/2, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये रॉड है इस साइड आ रहा है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ये कितना मूव किया, x, ये कितना मूव कर गया, x, है ना। अभी एंगल है ये 53 डिग्री दिया हुआ है, ये कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री विथ, ओके वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल से एंगल बना रहा है 50, ये मतलब 53 डिग्री, तो ये 53 डिग्री होएगा। तो यहाँ से x को आप क्या लिख सकते हैं, x हो जाएगा L/2 साइन 53 की 37 है, अरे सही लिखा था, 53 मैंने कहाँ से रीड किया, 37, ये भी 37, 37, तो साइन 37 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, L/2 3/5, तो 3L/10, 3L/10, L की वैल्यू कुछ गिवन है क्या, 5 मीटर, 3/10 इंटू 5, तो 5 2 हो जाएगा, तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। सेंटर ऑफ मास हमेशा इसी लाइन के अलग रहेगा, इसको ऑलरेडी मैंने एक बार डिस्कस किया हुआ। 51st, a particle starts from the point 0,8 and moves with uniform velocity of itna meter per second. After 5 seconds, the angular velocity of the particle about the origin will be. Angular velocity of particle, origin के अबाउट फाइंड करना है। यहाँ से जा रहा है, ये 8 मीटर है, यहाँ से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कहीं यहाँ पे आ गया होगा, मान लीजिए कहीं यहाँ पे आ गया होगा, तो आपको इसके अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी। तो आपको बताया था कि आप पहले इस लाइन को ज्वाइन कर लीजिए, फिर दूसरा काम क्या करना है, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए। दूसरा काम क्या करेंगे, इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए। याद है कुछ, ये 8 है और ये कितने से जा रहा है, तो 3 से जा रहा है, ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 सेकंड में, तो ये 50 मीटर, 15 मीटर हो जाएगा। ये 8 है, ये 15 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मैं r मान लेता हूँ, r की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 225, तो 289 आ गया, मतलब 17 मीटर हो गया, है ना। आप यहाँ से ये 3 मीटर पर सेकंड है, याद है वर्टिकल v जो होता था वो r के परपेंडिकुलर होता था, ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ही हो जाएगा। इसको अगर मैं थीटा मान लूँ, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होगा तो ये साइन आ जाएगा, 3 साइन थीटा हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, v रिलेटिव परपेंडिकुलर बाय r, तो रिलेटिव में यही आएगा, इसका तो कुछ है नहीं,
ये हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन आर, तो 3/r की वैल्यू 17, साइन थीटा यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा जाएगा दिस अपॉन दिस 8/17, तो आंसर कितना आएगा 24/289 रेडियन पर सेकेंड, 24/289 रेडियन पर सेकेंड। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है बेसिक। हाँ जी, कुछ बातें आ रही है समझ में आपके? नेक्स्ट पेज नंबर 47, नहीं 47 अभी नहीं दिया, 47, 48, 49 तो मैंने दिया ही नहीं अभी क्वेश्चन, ये वाला भी नहीं दिया आपको, है ना, क्योंकि पता है कुछ क्वेश्चंस मैं खुद से सॉल्व कराऊंगा फिर आपसे होगा वो सब। नेक्स्ट आपका है 52nd, 52nd में, हाँ the 2 points of a rigid body are moving as shown the angular velocity of the body। नहीं अभी तो नहीं फाइंड कर पा, 52 दिया था क्या मैंने, 52nd आपको दिया था क्या, 52nd अभी आपसे नहीं हो पाएगा, आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, फिर आएगा, फिर आएगा, छोड़ दो इसको, स्किप कर दो। 52 अगर दिया है तो उसको स्किप कर जाइए, जैसे 21st है और 52nd, 52nd का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, 21 का भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, 21st जो है वो टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट है, 52nd जो है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट उससे आएगा, उसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 58, 58 टू स्टेयर्स आर रोलिंग, दिया था टू स्टेयर्स आर रोलिंग विद सेम वेलोसिटी फॉर देयर सेंटर ऑफ मास, देयर रेशियो काइनेटिक एनर्जी इतना है जितना द मासेस विल बी, तो आएगा ना, ये तो आ जाना चाहिए, 58 तो आना चाहिए ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, ये कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ 1/2/1, काइनेटिक एनर्जी कितना होएगा हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, सेम वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ये रोलिंग है, रोलिंग है इसीलिए नहीं आया आंसर। 58 भी हटा दीजिए, 58 भी हटाइए, 3 क्वेश्चन यूं ही चला गया, 58 भी हटाइए क्योंकि रोलिंग है, रोलिंग में अभी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया वो, 58 दिया था क्या मैंने, वैसे क्वेश्चन क्यों दे दिया मैंने बताया, नहीं दिया था ना, रोलिंग है, रोलिंग बताया ही नहीं अभी तो, हाँ रोलिंग अभी बताया नहीं मैंने। नेक्स्ट cylinder, cylinder uniform rod of length L is balanced vertically at a point P on a horizontal surface having some friction. If the top of the rod is displaced slightly to the right, find the position of center of mass at this time when the rod becomes horizontal, when the rod becomes horizontal, rod अगर horizontal हो जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 66, तो अभी बताओ इसका सेंटर ऑफ मास ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, अभी ये इस साइड आ रहा है और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अभी ये इस साइड आ रहा है और क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। अभी बताओ इसकी टेंडेंसी अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन, इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में जाने की होगी, कुछ तो बोलो, इस डायरेक्शन में जाने की होगी ना यार, नहीं था, बट ये हो जाएगा आपसे, इस डायरेक्शन में जाने की होगी तो इस पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा होगा, अच्छा ठीक है ये नहीं था, फिर भी ये हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट मतलब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि फ्रिक्शन ला दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये रोड ऐसा था ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, इस पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, अगर फ्रिक्शन इस पे इस साइड लग रहा है
इस पे फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, मतलब इसका सेंटर अभी इस रॉड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स यही है ना, जैसे ये रोटेट कर रहा है इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, फ्रिक्शन इस साइड लग रहा है, तो इस रॉड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स यही है, इसका मतलब ये रॉड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, तो लाइज एट सम पॉइंट टू द राइट ऑफ पी, लाइज एट सम पॉइंट टू द राइट ऑफ पी, ये आ जाएगा 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85, 82, 84, 85, 82, 82 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 82, a uniform rod AB of length L and mass M is lying on a smooth horizontal table, ये smooth surface पे है रॉड, ये AB है ना, ये AB है, ये रॉड ऐसा है, टू क्या दिया हुआ है, लेंथ L मास M, लेंथ L है और मास M, the small particle of mass M strike the rod with velocity v naught at point C, तो ये पॉइंट C है, ये मास M है और ये v naught से आके स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, इस C पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर रहा है। अब क्या बोला उसने, डिस्टेंस x फ्रॉम O से कितने डिस्टेंस पे है, x पे, the particle comes to rest after collision, the value of x so that point A of the rod remains stationary just after collision। अब मुझे ये ये बताइए, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ऑफ मास है इस रॉड का, तो जैसे आके ये स्ट्राइक करेगा ये रॉड ऐसा चलेगा, जाएगा या नहीं जाएगा, तो अगर ये रॉड ऐसा रोटेट कर रहा है इसका मतलब इस रॉड की आफ्टर कोलिजन ये पार्टिकल तो रेस्ट में आ गया है, ये रॉड जो है सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओ है, सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होगी VCM बोल दीजिए, और ये इसके अबाउट रोटेट भी कर रहा है ओमेगा से, तो इस पॉइंट ए की भी वेलोसिटी क्या होगी इस डायरेक्शन में VCM, और इस ओमेगा की वजह से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी ओमेगा इंटू L/2, ओमेगा इंटू L/2, है ना, ऐसा सर्कुलर मोशन है, तो ये V से जा रहा था, इसका ये वाला भी पॉइंट V से जाएगा और ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से आएगा, अब VA किस में आ गया, रेस्ट में ना, तो वेलोसिटी फिर जीरो है, मतलब VCM माइनस ओमेगा L/2 इक्वल्स टू जीरो, तो VCM इक्वल्स टू क्या आएगा ओमेगा L/2, इक्वेशन 1, यहाँ से पहला रिलेशन आ गया। अब अपने को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना है और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होएगा, तो P इनिशियल यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आएगा, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका mv नॉट, फाइनल मोमेंटम सिर्फ रॉड जा रहा है, रॉड का मास क्या है m VCM, तो यहाँ से VCM की वैल्यू हो जाएगी mv नॉट बाई m। अब यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास ये O है और ये C पे आ रहा था स्ट्राइक कर रहा था, है ना, अभी सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड कर रहे हैं, तो L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल, L इनिशियल कितना होगा mv नॉट इनटू x, और इस L फाइनल सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइंड करेंगे, ये VCM हो जा रहा है, तो इसके अबाउट इसका कुछ नहीं आएगा सिर्फ I ओमेगा आएगा, mv नॉट x, I की वैल्यू कितनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12 इनटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा mv नॉट x इंटू ml स्क्वायर बाय 12, ओमेगा की वैल्यू को आप इस साइड से लिख दीजिए, ओमेगा हो जाएगा 2 VCM बाई L, 2 VCM बाई L कहाँ से आया फ्रॉम 1, इसको 2 मान लीजिए, तो यहाँ से एक L कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से क्या आ रहा है mv नॉट x इक्वल्स टू 2ml VCM बाई 12, VCM की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, 2 से 6 टाइम्स में जाएगा, ये हो जाएगा mv नॉट x इक्वल्स टू ml बाई 6, VCM कितना है mv नॉट बाई m, कहाँ से आया फ्रॉम 2, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है वही हो रहा है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी हो गई L/6, x की वैल्यू कितनी हो गई L/6, क्लियर है, इसकी वैल्यू L/6, ये तो आपका 80 सेकेंड 82, 82 सेकेंड, 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 82 सेकेंड
क्या m बाई m पूछा होता तो ऐसा दिया होता, m बाई m की वैल्यू कुछ ऐसी दी हुई थी कि यहीं से फाइंड कर लेते, VCM बाई V नॉट कुछ ओमेगा ओमेगा कुछ तो दिया होता, या तो फिर ये रिलेशन नहीं पूछा होता कुछ ये वाला कुछ, है ना, क्योंकि नहीं तो m बाई m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस केस में m बाई m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा के टर्म में आएगा, ओमेगा के टर्म में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 क्या दिया, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, a uniform rod of mass m has an impulse applied to right angles to one end. If the other end begins to move with speed v, the magnitude of impulse is, ये ऐसा है, यहाँ पे इम्पल्स दिया j, यहाँ पे इम्पल्स क्या दिया j, तो किसके अबाउट रोटेट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा ऐसा ओमेगा से, है ना, और इसका मास m है, इसका मास क्या है m है, तो इम्पल्स क्या होगा, इसकी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, तो इम्पल्स इक्वल्स टू सॉरी चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो j की वैल्यू, इसका लीनियर मोमेंटम कितना आएगा, VCM मान लीजिए, ये VCM से जा रहा है, तो m इंटू VCM पहले तो रेस्ट में था, तो j इक्वल्स टू एक आ गया m VCM, इक्वेशन 1। दूसरा क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से देखिए एंगुलर मोमेंटम JL, आपको ऐसा बताया है कि अगर j पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस L/2 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगुलर इंपल्स क्या आएगा L/2 इंटू j, और ये क्या आएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम L/2 इंटू j, तो पहले ये रेस्ट में था, अभी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं अपन, तो ICM इंटू ओमेगा, इसका तो कुछ होगा नहीं, L/2 इंटू j, ICM कितना mL²/2 12 इंटू ओमेगा इक्वल्स टू j L/2, 2 से 6 टाइम्स में जाएगा, LCL कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है आपको m ओमेगा/6 इक्वल्स टू j, ये L है, इक्वेशन 2। अब इस एंड की वेलोसिटी क्या है, v है, तो अब देखिए ये VCM से आगे जा रहा है और ये ओमेगा से रोटेट भी कर रहा था, VCM है ओमेगा से रोटेट भी कर रहा है, तो इसकी वजह इसका जो मोशन होगा ये ऐसा हो जाएगा, ओमेगा L/2 हो जाएगा, नहीं रेस्ट में थोड़ी है, ऐसा थोड़ी बोला रेस्ट में है, ये कब बोला रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी उसने बोला है कि VA की वैल्यू v है, और VA को आप क्या लिख सकते हैं, VCM माइनस ओमेगा L/2 इक्वल्स टू v, या ऐसा, अभी ये ऐसा है, ऐसा रोटेट कर रहा था, ये रॉड इस साइड आएगा, ये रॉड इस साइड आएगा, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा ये वाला, है ना, ये रॉड ऐसा है ना, वो आगे तो जा ही रहा बट रोटेट ऐसा कर रहा है, तो ये वाला एंड इस साइड आ रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा इससे, तो आप लिखेंगे v ओमेगा L/2 माइनस VCM इक्वल्स टू v, अब पुट कर दीजिए वैल्यू, ओमेगा L की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, ओमेगा L कितना आएगा 6j/m, 6j/m, और ये 2 पहले से है, VCM की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए j/m इक्वल्स टू v, तो ये हो जाएगा, आप कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ये हो जाएगा 3j/m माइनस j/m इक्वल्स टू v, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2j/m, तो j कितना आ गया mv/2, mv/, की वैल्यू क्या हो जाएगी mv/2। हाँ जी, और ये बात है समझ में, क्या चल रहा है यहाँ पे, सिंपल है, सिंपल, हर कुछ बताया है, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे करना है, कहाँ पे सॉल्व, एकदम आराम से जब आप सॉल्व करेंगे ना, एक एक पॉइंट को आप एक बार रिवाइज करेंगे सही से, क्वेश्चन को जो कराया है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये सब चीजें आ जाएंगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया हुआ, यूनिफॉर्म रॉड AB ऑफ मास m and लेंथ L इज एट रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, AB है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, मास m, लेंथ L, एन इम्पल्स J इज अप्लाइड टू एंड B, मान लीजिए A है और ये B है, यहाँ पे एक इम्पल्स दिया J, perpendicular to the rod in horizontal direction, speed of particle P at a distance L/6 from the center towards A, यहाँ से L/6 पे एक पॉइंट P है, ठीक है, ये O है, मैं L/6 कहाँ से लिया, फ्रॉम द सेंटर, ओके, टुवर्ड्स A ऑफ द रॉड आफ्टर टाइम T इक्वल्स टू 5, ये ऐसा क्वेश्चन एक नहीं कराया है,
उसमें एम भी जे नहीं था। ठीक है, देख लेते अपन क्या होगा, ये रॉड कितना रोटेट कर रहा हो वो भी। तो ये ऐसा है, तो जे को क्या लिखोगे, जैसे ही आगे स्ट्राइक करेगा ये ऐसा आगे जाएगा VCM से, और ये ऐसा ओमेगा से रोटेट करेगा। तो जे क्या हो जाएगा, पहले m इंटू VCM, इक्वेशन 1। दूसरा क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल, या ऐसा डायरेक्ट जे इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये आ जाएगा। तो जेएल कितना हो जाएगा, L/2 इंटू जे, ये आ जाएगा I ओमेगा। तो यहाँ से फिर से वही आएगा, पहले रिलेशन देख लो, L/2 इंटू जे इक्वल्स टू आई कितना हो जाएगा, ml²/12 इंटू ओमेगा। तो एक एल तो कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से 6 टाइम्स में जाएगा, फिर से जे की वैल्यू m ओमेगा L/6, वही आ गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए। अब ये बताओ, ये जो रॉड है, ये रॉड है, क्या इस रॉड के इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा VCM होगी या नहीं। अब ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसकी वजह से हमेशा ये, अगर सर्कुलर मोशन में ऐसा जा रहा है तो इसकी वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि इतने टाइम में ये कितना रोटेट किया होगा, क्योंकि इसका ओमेगा कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी। ओमेगा कितना ओमेगा है, टी की वैल्यू कितनी है, पाई m ml/12 जे। अच्छा, ओमेगा को यहाँ से लिखो, जे के टर्म्स में लिखो ओमेगा। तो ओमेगा को यहाँ से लिखेंगे तो 6J/ml, है ना, स्मॉल ml इक्वल्स टू इंटू पाई ml/12 जे। कहाँ से आया, तो फ्रॉम टू। अब देखिए यहाँ से 62 टाइम्स में जाएगा, ml कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, पाई बाई टू। मतलब अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ये रॉड ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ऐसा हो गया होगा, ये रॉड अभी कैसा हो गया, ऐसा हो गया होगा ना, पाई/2 से रोटेट कर रहा है। ये P पॉइंट यहाँ पे आ गया होगा, और ये ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो अभी इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ओमेगा की वजह से इसका सर्कुलर मोशन ऐसा है, इस डायरेक्शन में आएगा ओमेगा L/6। और एक वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ही, VCM। एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो है ही, VCM। तो अभी इसकी नेट वेलोसिटी 90 डिग्री पे आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ P क्या आ जाएगा, वेलोसिटी पूछा ना, स्पीड ऑफ P। हाँ, तो VP आ जाएगा VCM² प्लस ओमेगा L/6 का स्क्वायर। आपको जे के टर्म्स में आंसर बताना है, तो VCM को आप लिखोगे इक्वेशन 1 से J²/m², J/m हो जाएगा, तो J²/m²। अच्छा, ओमेगा L को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L को आप लिख सकते हैं 6J/m, 6J/m, 6J/m इंटू L/6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 6 से 6 जाएगा, एक मिनट, ओमेगा L/6, VCM J/m आ रहा है, और ये ओमेगा L/6 आ रहा है, तो L वाला टर्म तो जाना चाहिए यार, यहाँ पे L वाला टर्म आएगा, ओमेगा L/6, 6J/m। ओके, L गया ना यार, L तो गया, ओमेगा L की वैल्यू पुट किया, L तो गया, तो ये कितना आ गया, हाँ J/m, ये कितना आ गया, तो J²/m² प्लस J²/m² कितना आएगा, √2J/m, √2J/m। क्लियर है, आपके यही डाउट्स थे, तो आपका डाउट हो चुका है क्लियर, टाइम भी हो चुका है, परफेक्ट टाइमिंग, तुक्का लग गया आज, डाउट्स भी हो गए और टाइम भी हो गया। तो आपका एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो अब आपको आगे पढ़ाया जाएगा, तो फिर आपसे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ये सब होगा, रोटेट कर रहा है या रोलिंग है, तब वो सब क्वेश्चंस आपसे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में रोलिंग वाला पार्ट, मतलब कंबाइंड मोशन डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ होमवर्क भी में कंबाइंड आएगा कि नहीं, टीडब्ल्यूटी में अभी तक जितना हुआ है, आज के लेक्चर तक जितना हुआ है उतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाऊंगा वो नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके सर, मतलब रोटेशन तक आए, मतलब एंगुलर मोमेंट, जो एंगुलर मोमेंटम वाला लास्ट पार्ट किया वही तक, ऐसा समझ लीजिए, आगे तक नहीं आने वाला। अभी बाकी है
अभी जाएगा, अभी टाइम जाएगा, आपका जो एमटी आएगा एमटी से पहले कंप्लीट हो जाएगा, एमटी से पहले रोटेशन को कंप्लीट कर लेंगे, एमटी से पहले अपना रोटेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद एसएचएम ग्रेविटेशन, और फिर इसके बाद 12th वाला टॉपिक आएगा। 12th में ज्यादा 6-7 चैप्टर रहेंगे मेरे ट्रैक में, हो जाएगा 6-7 चैप्टर, 6-7 1 2 3 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स मेरे ट्रैक में 6, और सेकेंड ट्रैक पे रहेंगे एक वो, और मॉडर्न फिजिक्स रहेगा, मॉडर्न फिजिक्स में 4-5 चैप्टर्स है, सिंपल सिंपल चैप्टर्स है, वो भी 6 मान लीजिए, तो फुली आपको 10 12 2 मंथ्स 2 मंथ्स वो और 3-4 मंथ्स ये 6 हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा नहीं लगेगा। 12th वाला 11 से सिंपल हो गया। करंट सेकेंड ट्रैक इजी है, उतना ज्यादा टफ तो नहीं, बट आपको वही है कि एक बार बेसिक्स आना चाहिए समझ में। जैसे ये रोटेशन है, रोटेशन में एक माइंड सेट हो जाता है स्टूडेंट का कि अरे ये तो बहुत टफ होता है, ये तो रोटेट कर रहा है, ये हो रहा है। अभी देखो, अभी तुम्हारे सामने सब क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ ऐसा है जो नहीं बताया है कि नहीं अरे यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं ना, बिल्कुल आराम से सॉल्व किया, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया। तो बिल्कुल जब आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व होगा, टाइम थोड़ा दोगे ना क्वेश्चन सॉल्व, हाँ फास्ट सर। फास्ट करने के इसमें रहोगे तो थोड़ा टफ जाएगा, फास्ट फास्ट नहीं करना, आराम से ही करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार चैप्टर आ जाएगा ना उसके बाद तुम बहुत फास्ट लगोगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।